वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर के ऊपर। हम लोग हाइड्रोलिक मशीन पढ़ रहे थे जो अच्छों से हिलती नहीं है, बता रखा था पहले। ठीक है, तो हाइड्रोलिक मशीन पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में किया था, इम्पैक्ट ऑफ जेट का कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया था। और इससे रिलेटेड सारे बेसिक बातें, इससे जुड़ी हुई हर छोटे बड़े कॉन्सेप्ट हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन वगैरह सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब देरी है तो देरी है, बस इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट का डिटेल एनालिसिस का, है ना, मतलब फोर्स निकालने का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम एक केस ले लेते हैं। योर फर्स्ट केस, इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन स्टेशनरी वर्टिकल फ्लैट प्लेट। एक ऐसा प्लेट है, इसके ऊपर एक जेट आएगा, है ना, तो उसका इम्पैक्ट के कारण कितना फोर्स डेवलप होगा ये हमें निकालनी है। ओके, तो देखिए मैं डायग्राम बनाता हूँ। डायग्राम बहुत अच्छे से समझिएगा। लेट्स सपोज एक पाइप था, इस पाइप के अंदर कोई एक फ्लूइड बहुत हाई एनर्जी के साथ फ्लो कर रहा है ना, कर रहा है। यहाँ पे इस पाइप में एक नोजल अटैच्ड है, नोजल सिस्टम, ये रहेगी उसकी नोजल सिस्टम। ठीक है, इस नोजल से जो भी फ्लूइड यहाँ से फ्लो कर रहा है उसका एक जेट ऑफ फ्लूइड निकलती है। लेट्स सपोज जो बेसिकली अपना जो फ्लूइड फ्लो करता है ना, वो फ्लो करता है क्या, वाटर। हम बेसिकली पानी का ही कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। अभी देखो ना, हाइड्रो पावर में हम जहाँ पे मतलब डैम वगैरह में टरबाइन वगैरह इंस्टॉल करके, तो वो टरबाइन के ऊपर हम कौन सा फ्लूइड अप्लाई करते हैं, वाटर अप्लाई करते हैं। तब टरबाइन के ब्लेड्स रोटेट करते हैं, तब जाके वो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होती है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हम वाटर का ही इंटरनल बात करते हैं। लेकिन कुछ गेट वेट ये सब छोटा मोटा बड़ा एग्जाम्स में क्या होता है ना, कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए डेंसिटी ऑफ फ्लूइड का वैल्यू चेंज कर देगा, है ना, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, एग्जाम में क्वेश्चन आंसर गलत करके आ जाओ। आपको वो याद रहेगा पानी पानी पानी, लेकिन आप क्वेश्चन एग्जाम में गलत कर दोगे क्योंकि वहाँ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड किरोसिन बोल दिया, मरकरी बोल दिया, कुछ भी बोल देगा यार, उनका मर्जी। उनको तो क्वेश्चन सॉल्व करवानी है, तो हमें बेसिकली कंसेप्ट आनी चाहिए, है कि नहीं। लेकिन बाय डिफॉल्ट अंदर मान के चलो ये पानी ही है, वाटर ही है, जो यहाँ से नोजल वगैरह से यहाँ से बाहर निकल रही है। एक हाई एनर्जी के साथ आ रही थी, ये नोजल से एक जेट के फॉर्म में एकदम झटके से हाई वेलोसिटी के साथ बाहर निकली। तो उसका जो टोटल हाई एनर्जी था, है ना, जो प्रेशर एनर्जी वगैरह था, ओके, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय होके अब किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ये जेट के केस में समझ गए। नोजल का हमने बेसिक प्रिंसिपल समझाया था इससे पहले वाले क्लास में। अब देखिए, ये जो जेट है ये जाके अल्टीमेटली क्या कर रहा है, एक यहाँ पे स्टेशनरी फ्लैट प्लेट है आपके पास। ओके, ये एक फ्लैट प्लेट यहाँ पे रखा हुआ है। ये फ्लैट प्लेट स्टेशनरी है, कहने का मतलब है ये फ्लैट प्लेट फिक्स्ड है, मतलब ये अपने जगह से मूव नहीं कर सकता। दिस फ्लैट प्लेट इज फिक्स्ड एट इट्स लोकेशन, जहां पर है ये वहीं पर रहेगा। तो ये जो वाटर की जेट आई, ठीक है, ये क्या होगा, इस फ्लैट प्लेट से टकराएगा। अच्छा, ये प्लेट के ऊपर एक अरेंजमेंट होता है माय डियर फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया था वो अरेंजमेंट क्या, स्प्लिटर यहाँ पे हम प्रोवाइड करके रखते हैं, है ना। दिस इज कॉल्ड एज स्प्लिटर अरेंजमेंट। ओके, स्प्लिटर का काम क्या है, जब ये जेट ऑफ वाटर इस स्प्लिटर लोकेशन पे टकराएगी, है ना, टकराएगी, जब जब ये इम्पैक्ट डालेगा तब क्या होगा, ये जो जेट है दो मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस तरह से, मतलब डिफ्लेक्ट हो जाएगा। देखिए, ये जेट ऑफ वाटर आई, टकराई टकराई, वाटर फ्लो, कुछ पानी इधर ऐसे फ्लो करके निकल जाएगा बाहर, कुछ पानी प्लेट के ऊपर ऐसे फ्लो करके बाहर निकल जाएगी। यही है स्प्लिटर का काम, स्प्लिटर का काम, है ना, कि ये फ्लो को, जो जेट ऑफ वाटर उसको डिफ्लेक्ट करता है स्मूथली। नहीं तो क्या होगा, अगर स्प्लिटर नहीं है तो सोचो ना, पाइप से मारो दीवार में पानी, तो पानी उल्टा आप ही की तरफ आएगा, दीवार पे फैलेगा नहीं। समझ रहे हो बात को। अब देखिए मैं कुछ कुछ बातें करता हूँ, सब पॉइंट आपको सब चीज मालूम। जहां पे ये जेट टकरा रही है, ये है पॉइंट नंबर 1, जिसको हम कहते हैं एंट्री पॉइंट। ठीक है, जहां से जेट निकल रही है बाहर, ये टिप से, इसको हम कहते हैं पॉइंट नंबर 2, यहां पर है, ये भी एक टिप है। तो इन पॉइंट्स को कहेंगे एग्जिट पॉइंट। लेट्स सपोज ये जो जेट ऑफ वाटर है ये v वेलोसिटी के साथ, है ना, या फिर v1 वेलोसिटी के साथ एंटर हुआ। एंटर होने के बाद प्लेट पे इम्पैक्ट जनरेट किया,
फिर प्लेट के ऊपर ये फ्लो डिफ्लेक्ट हो गई और V2 वेलोसिटी के साथ बाहर निकल गई। V2 वेलोसिटी के साथ ये बाहर निकल रही है, एग्जिट हो रही है। V2 वेलोसिटी के साथ ये एग्जिट हो रही है। ये प्लेट को थोड़ा समझिए, ठीक है। इससे पहले वाले क्लास में आपको विजुअलाइज करवाया था, लेकिन अभी थोड़ा और विजुअलाइज करो। ये प्लेट कैसा है, देखिए ये जो प्लेट है, आप सोच रहे होंगे ये प्लेट ऐसा रखा हुआ है। देखो डायग्राम देखना, एकदम ऐसा रखा हुआ है ये प्लेट, और क्या हो रहा है ना कि जेट ऑफ वाटर ऐसा एकदम ऐसा है ना, एकदम ऐसा रखा हुआ है। जेट ऑफ वाटर आ रही है, देखो ये कलम मेरा जेट ऑफ वाटर आई, एकदम सेंटर पे टकराई, मतलब नॉर्मली टकराई, इस प्लेट के नॉर्मल डायरेक्शन में टकराई। क्यों? जहां पे जेट ऑफ वाटर टकरा रहा है वहां से, मतलब इस प्लेट के रेस्पेक्ट में जेट ऑफ वाटर का एंगल क्या है, 90 डिग्री, मतलब नॉर्मली ये टकरा रही है इस प्लेट से, ठीक है। ओके, समझिएगा, ये प्लेट से नॉर्मली टकरा रही है। टकराने के बाद डायग्राम के अकॉर्डिंग कुछ पानी ऊपर से ऐसे बाहर निकल जा रहा है, कुछ पानी नीचे से बाहर निकल जा रहा है। यही चीज आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। एक्चुअली में ये चीज ऐसी नहीं है। इमेजिन करना, यही इमेजिन करने का बात है। एक्चुअली में ये प्लेट इस तरह से है, समझ रहे हो? तो जेट ऑफ वाटर आई, नॉर्मली प्लेट के सेंटर पे टकराई, यहाँ पे स्प्लिटर वाला मैकेनिज्म प्लेस्ड है, स्प्लिटर लगा हुआ है, टकराई, जो फ्लो है, जो जेट है वो डिफ्लेक्ट कर गई, डिफ्लेक्ट होकर प्लेट से ऐसे फ्लो करके बाहर निकल रही है, फिर ऐसे फ्लो करके बाहर निकल रही है, समझ रहे हो? तो ये जो डायरेक्शन में आ रही है फ्लो, सबसे पहले नॉर्मल डायरेक्शन में आ रही है, तो नॉर्मली एक इम्पैक्ट लगा रहा है, तो प्लेट इस जेट के ऊपर एक नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ओके, फिर वो नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा जो प्लेट, उसको मैं दिखाता हूं ऐसा। ये एकदम नॉर्मल डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है एक्सटर्नली, प्लेट किसके ऊपर, जेट के ऊपर, एफ प्लेट, ये एक्सटर्नल फोर्स है। फिर ये जो जेट ऑफ वाटर है, ये जो जेट ऑफ वाटर है, ये भी प्लेट के ऊपर जो फोर्स लगा रही है, ये भी जो प्लेट के ऊपर फोर्स लगा रही है, ये भी नॉर्मल डायरेक्शन में लगा रही है, समझ रहे हो? ये भी नॉर्मल डायरेक्शन में लगा रही है। ओके, फिर जो वाटर डिफ्लेक्ट होके, वाटर जो डिफ्लेक्ट होके बाहर निकल रही है ऐसे इस तरफ से, ये कौन सा डायरेक्शन होगा? दिस इज योर टेंजेंशियल डायरेक्शन, दिस इज योर टेंजेंशियल डायरेक्शन, समझ रहे हो? सो ये जो नॉर्मल डायरेक्शन है, ये जो नॉर्मल डायरेक्शन है, मैं आपको अभी छोड़ो यार, हाथ दिखाता हूँ। ये जो नॉर्मल डायरेक्शन है, ठीक है, इसको मैं कहूँगा एक्स डायरेक्शन। एंड जो फ्लो आपका वाटर जो डिफ्लेक्ट होके जो ऐसे बाहर निकल रहा है ना, और ऐसे बाहर निकल रहा है, इस मतलब कहाँ से, ये टिप वाले पॉइंट्स हो जाएंगे, ये वाले पॉइंट टिप के, ये वाले पॉइंट टिप के, जो टिप से एग्जिट कर रहा है, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन, तो इसको मैं कहूँगा वाई डायरेक्शन, ठीक है, इसको मैं कहूँगा वाई डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, समझ में आया? यहाँ पे एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन क्या है, इमेजिन हुआ, विजुअलाइज हुआ। ओके, यहाँ पे देखिए, हड़बड़ाने से काम नहीं होगा, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स है ये। तो यहाँ पे अब चीजों को याद भी करके कितना याद करोगे इंजीनियरिंग, ठीक है, इसलिए मैं बिट बाय बिट करके सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और समझाऊंगा। अच्छे से पढ़िए, ओके, सुनते रहिए, इमेजिन करते रहिए। टाइम लगने तो 2-4 मिनट ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिंदगी भर की सजा से बच जाओगे आप, ठीक है। जितना मैं जानता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक उससे ज़्यादा ही पहुँचा पाऊँ, ठीक है। तो देखिए, मान लेते हैं ये जो फ्लूइड ये फ्लो करके निकल रही है इधर से, ये है इसका डेंसिटी, मास डेंसिटी है रो, जनरली पानी है रो डब्ल्यू, ठीक है। तो इसको एक जनरल रो हम ले लेते हैं, ओके। सो पॉइंट 1 जो है, इट इज योर एंट्री पॉइंट, आपको मालूम है एंट्री ऑफ जेट हो रहा, ओके। पॉइंट 2 जो है, दिस इज योर एग्जिट पॉइंट, एग्जिट पॉइंट। नाउ अब देखिए, एक कॉन्सेप्ट सुनो आप, देखो, लेट्स सपोज ये नोजल जो है, इसका डायामीटर है डी, नोजल जो है ये इसका डायमीटर है डी। तो ये नोजल से जो जेट ऑफ वाटर निकल रहा है, इसका शेप सिलेंड्रिकल होगा, इस जैसा होगा, देखो ऐसा ही तो होगा। और ये जेट का भी डायमीटर डी होगा क्या? इस जेट का भी जो डायमीटर होगा ये भी होगा डी। क्लियर है ये बात, ये पॉइंट क्लियर है? अब देखिए, नोजल से जैसे ये पाइप के अंदर फ्लो हो रही थी पहले, तो पाइप के अंदर से जैसे ही फ्लो हुई नोजल तक पहुंची, ये आपके यहाँ पे आपका नोजल है, दिस इज योर नोजल,
नोजल तक पहुंची, नोजल से जेट बाहर निकल गई, तो जब जेट बाहर निकल गई, अब ये जो पानी है ये कंप्लीटली एक्सपोज्ड है क्या इन्वायरमेंट को, है ना। तो इसके सरफेस के ऊपर जो भी प्रेशर रहेगा इट विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इज इट क्लियर, है ना। तो यहाँ पे प्रेशर हेड जो भी होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। चलो वो अलग चीज है, ये चीज हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और डेटम हेड, चलो उसके बारे में आगे चल के मैं बता दूंगा, छोड़ो। जो चीज मैं यहाँ पे आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि लेट्स सपोज, एक बात सुनिए, नोजल से जो मास पर केजी, है ना, सॉरी मास पर यूनिट टाइम, मतलब मास फ्लो रेट जो निकल रही है नोजल से बाहर, एम डॉट, मास पर यूनिट टाइम जो निकल रही है, मतलब जितना पानी नोजल से बाहर निकला उतना टोटल पानी जाके प्लेट के ऊपर इंपैक्ट करेगा क्या। अगर मान लो ये जो जहां से नोजल से पानी निकल रही है, हाँ यहाँ पे मतलब ये नोजल है, यहाँ से पानी निकल रही है और प्लेट नोजल के एकदम करीब है, एकदम करीब है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा नजदीक। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ जितना पानी इस नोजल से बाहर निकलेगा उतना टोटल पानी, है ना, इस प्लेट के ऊपर जाके इंपैक्ट कर रही है, टोटल का टोटल वाटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मतलब ये एम डॉट इसको लिख दे रहा हूँ कि ये जितना पानी आ रही है उतना पानी जाके टोटल प्लेट के ऊपर इंपैक्ट कर रही है, ठीक है। अब देखिए ये जो प्लेट है ना, ये प्लेट मैंने कैसे बताया, इस तरह से ये प्लेट प्लेस्ड है, मतलब एक वर्टिकल फ्लैट प्लेट है, इस तरह से प्लेस्ड है, अपने पोजीशन पे स्टेशनरी है, वाटर आ रही है ना, इंपैक्ट करेगी नॉर्मली इस प्लेट पर, फिर पानी आपका इस तरफ और इस तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है, इधर और इधर डिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, मान लो इस प्लेट को बीचों बीच काटो, ऐसे वर्टिकली ऐसे बीचों बीच अगर आप काटोगे तो देखिए ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या सिमेट्रिकल इन नेचर है। जब आप वर्टिकली ऐसे काट देंगे इस प्लेट को बीचों बीच ऐसे वर्टिकली, तो ये पार्ट और वो पार्ट दोनों सिमेट्रिकल होगा। तो अगर ये दोनों पार्ट सिमेट्रिकल हैं तो मेरे को ये बताइए, यहाँ से जो टोटल एम डॉट है ना, इतना केजी पर सेकेंड से पानी आया, नॉर्मली प्लेट पे टकराया, फिर स्प्लिटर के मदद से वाटर डिफ्लेक्ट होके ऐसे निकल रही है बाहर, ऐसे निकल रही है, तो यहाँ पे इस तरह से डिफ्लेक्ट हो रही है पानी। तो मेरे को ये बताओ लेफ्ट और राइट साइड में कितना कितना पानी जाएगा। अगर यहाँ पे प्लेट आपका सिमेट्रिकल है तो कितना कितना पानी जाएगा, लेफ्ट और राइट साइड में कितना कितना पानी जाएगा। अगर प्लेट आपका सिमेट्रिकल है तो लेफ्ट साइड में इधर जो जाएगी एम डॉट बाई 2 और इधर आधा एम डॉट बाई 2, हाफ हाफ, इतना इतना मास ऑफ वाटर फ्लो कर जाएगा लेफ्ट और राइट साइड में। यहां तक लॉजिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। ये एम डॉट बाई 2 इधर उधर क्यों फैल गया, बिकॉज दिस प्लेट इज सिमेट्रिकल अबाउट द सेंटर। सिमेट्रिकल अबाउट द सेंटर समझने का क्या मतलब है, ये इस तरह से फ्लैट प्लेट रखा हुआ है, इसको आप बीचों बीच काटिए ऐसा, तो देखिए ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों एक जैसा है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं आगे अपना फोर्स कैलकुलेशन की ओर। इतना बात समझने के बाद तो मैं यहाँ पे देखिए एंट्री पॉइंट है ना और एग्जिट, एंट्री मतलब पॉइंट 1, एग्जिट मतलब हो गया आपका पॉइंट 2 वाला पॉइंट। इससे रिलेटेड कुछ डेटा लेता हूँ। मान लो एंट्री पॉइंट पे प्रेशर है P1, एग्जिट पे प्रेशर है P2। एंट्री पे आपका वेलोसिटी है V1, एग्जिट पे वेलोसिटी है V2। एंट्री पे जो डेटम हेड है वो है Z1 मान लो, और एग्जिट पे जो डेटम हेड है इट इज योर Z2। ओके, अब चलिए इनको समझते हैं। सबसे पहले इनको मैंने वैसे बता रखा है पिछली क्लास में। सबसे पहली बात याद करो, पिछले क्लास में क्या बोला था, जैसे ही नोजल से पानी आपका ये जो जेट ऑफ वाटर बाहर निकली तो ये पूरा एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड है, तो अब पूरे वाटर के ऊपर कहीं पर भी, चाहे वो पॉइंट 1 पे देखो पॉइंट 2 पे देखो, जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये हो जाएगा कि P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरी बात मैं बात करता हूँ V1 और V2 का, वेलोसिटीज का। तो देखिए मैंने दो केसेस समझाए थे,
कि ये जो प्लेट है इसका सरफेस एक तो हो सकता है रफ होगा या फिर हो सकता है इसका सरफेस स्मूथ होगा। तो फॉर रफ सरफेस इस चीज को हमने प्रूव भी किया था, फ्रिक्शन हेड लॉस हो जाएगी, इस कारण से V1 विल बी नॉट इक्वल टू V2, है ना। और कंडीशन क्या बनेगा, V1 विल बी ग्रेटर देन V2। तीसरा केस, फॉर स्मूथ सरफेस, फॉर स्मूथ सरफेस, ठीक है, आपका V1 विल बी इक्वल टू V2। क्यों, किसी भी तरह का फ्रिक्शनल हेड लॉस इधर आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना, इसलिए V1 विल बी इक्वल टू V2। ये हमने बर्नौली एनर्जी इक्वेशन एट पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 लगा के पिछले वाले क्लास में प्रूफ करके आपको दिखा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं डेटम हेड का। Z1 और Z2 का सीन क्या है। देखो एक्चुअली में जो मैं तभी से बता रहा हूँ, ये प्लेट किस तरह से एक्चुअली में प्लेस्ड है। एक्चुअली में इस तरह से प्लेट आपका प्लेस्ड है, ऐसा कुछ प्लेट है, और इस प्लेट के ऊपर एक जेट ऑफ वाटर आ रही है और इस तरह से टकरा रही है ना। टकराने के बाद जेट ऑफ वाटर ऐसे डिफ्लेक्ट कर रही है, दिस इज योर टेंजेंशियल डायरेक्शन, इस तरह से डिफ्लेक्ट कर रही है ना। अब देखिए यहाँ पे आपका है पॉइंट 1, दिस इज योर पॉइंट 1 एंट्री पॉइंट, जहां पे जेट आपका एंट्री कर रहा है विथ V1 वेलोसिटी, ठीक है। ये जो पॉइंट 2 मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ये है एग्जिट पॉइंट, जहां से जेट आपका लीव कर रहा है ना, वाटर डिफ्लेक्ट करने के बाद लीव कर रहा है द टिप विथ V2 वेलोसिटी, यही बात है ना। तो कोई एक डेटम ले लो, कोई एक पर्टिकुलर आप डेटम ले लीजिए, ओके। तो इस डेटम से मान लीजिए आप Z1 देखोगे या फिर इस डेटम से आप Z2 का हाइट देखोगे, क्या ये Z1 इक्वल टू Z2 नहीं है। समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो डायग्राम हमने बनाया वो एक्चुअली इसलिए बनाया ताकि हम कैलकुलेशन कर पाए, लेकिन एक्चुअली में दिस इज योर एक्चुअली प्लेट is positioned in this way, positioned in this way, है कि नहीं, इस तरह से एक्चुअली में प्लेट आपका प्लेस्ड है, ओके। यही तो समझा रहा हूँ, इस तरह से प्लेट प्लेस्ड, पानी आया डिफ्लेक्ट किया, इधर से निकल गया, इधर से निकल गया। तो ये जो टिप वाले पॉइंट है और ये जो एंट्री वाला पॉइंट है, एग्जिट वाला एंट्री वाला, सब तो एक ही लाइन में है ना। तो डेटम हेड सभी पॉइंट्स का एक बराबर इक्वल, समझ में आया बात। इमेजिन हुआ, विजुअलाइजेशन हुआ, विजुअलाइजेशन करो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी, आप विजुअलाइजेशन करिए। सो इसको लिख लीजिए। अब देखिए, अब बारी है हमारे फोर्सेस को निकालने का। तो मैं यहाँ पे आपको तो क्वेश्चन के ऊपर अकॉर्डिंग चलना होगा। मैं यहाँ पे एक बेसिक एजम्पशन ले लेता हूँ एनालिसिस में कि मेरा जो प्लेट है इट इज स्मूथ प्लेट। अगर ये मेरा प्लेट स्मूथ है तो जिस वेलोसिटी के साथ आपका जेट टकराएगा, एंट्री करेगा, उसी वेलोसिटी के साथ जेट आपका लीव भी कर रहा है, एग्जिट भी कर रहा है, ठीक है। आई एम एज्यूमिंग दी स्मूथ प्लेट, ओके। अब चलिए बारी है फोर्सेस को निकालने का। तो फोर्सेस को निकालने का बारी है, तो देखिएगा एक सिंपल सा डायग्राम, फिर छोटा सा डायग्राम बना दे रहा हूँ। ये प्लेट हो गया, जेट ऑफ वाटर है ये, आया, नॉर्मली टकराया, डिफ्लेक्ट होके बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये देखो हमें ये निकालनी है एफ जेट कितना है, ओके, ये निकालना है। तो यहाँ पे दो डायरेक्शन हो सकता है दोस्तों। दो डायरेक्शन कौन कौन सा मैंने आपको अभी समझाया था। चलो इससे पहला वाला डायग्राम पे चलते हैं, इस वाले डायग्राम पे। ये जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में आपका जेट जा रही है, इसको मैं कहूंगा एक्स डायरेक्शन, है ना। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रहा है जेट आपके प्लेट के ऊपर, ये है एफ ऑफ एक्स, जो कि यहाँ पे ये जो प्लेट का पोजीशन है, प्लेट का कंडीशन, वर्टिकल प्लेट, फ्लैट प्लेट, है ना। तो इस पे जो जेट एक्ट कर रही है इट इज, तो ये एफ ऑफ एक्स जो आप निकालोगे कहीं ना कहीं यही हो जाएगा आपका नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स, एफ ऑफ एन, एफ एन, है ना, फोर्स इन नॉर्मल टू दी प्लेट, फोर्स इन डायरेक्शन नॉर्मल टू दी प्लेट, ठीक है। ये जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये डायरेक्शन, इसको मैं कहूंगा वाई डायरेक्शन, दिस इज योर वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन या फिर
दिस डायरेक्शन इज योर टेंजेंशियल टू द प्लेट, टेंजेंशियल टू द प्लेट। इस डायरेक्शन में जो हम फोर्स निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, एफ ऑफ वाई, या फिर ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है इसलिए इसको मैं एफ ऑफ टी भी कह सकता हूं, है कि नहीं। अब देखो गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, ड्रास्टिक कंडीशन में पढ़ा रहा हूँ, साइट कंडीशंस है, गर्मी का टाइम है ना। छोड़ो यार, क्या क्या ही हालत बताऊं। देखो एसी में रह के नहीं पढ़ा रहे हम, इस क्यों, क्योंकि 50,000 नहीं ले रहे हैं आपसे, नहीं तो मैं हाना का ऑफिस बना लेता था, है कि नहीं। 499 रुपये क्या ही होता है आजकल। चलो छोड़ो वो सब बात, फोकस करते हैं स्टडी के ऊपर। देखिए तो ये फोर्सेस आपको समझ में आ गई, एफ ऑफ वाई टेंजेंशियल डायरेक्शन, एफ ऑफ एक्स नॉर्मल डायरेक्शन, ये फोर्सेस आपको समझ में आई। अब मेरे को ये बताओ ये फोर्स हम निकालेंगे कैसे। इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको बता रखा है इसका बेसिक, हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम को यूज करेंगे, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं इधर ये फोर्स को निकालने के लिए। और चूंकि ये जो फोर्स हम निकाल रहे हैं, हम किसका निकाल रहे हैं, एफ जेट जो प्लेट के ऊपर लगाएगा, तो एफ जेट जो लगाएगा इसका मैंने एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन दिया था, इसमें हम क्या निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम, इनिशियल माइनस फाइनल हम करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल नहीं करेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल, है ना। क्योंकि हम बेसिकली एफ एक्सटर्नल निकालते हैं, मतलब एफ जो प्लेट लगाता है, देन बाय यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो सब बेसिक देखिए, अगर ऊपर ऊपर जा रहे हैं तो घबराइए मत, पहला वाला क्लास देख लीजिए, वहां पे सब समझा रखा है ना। वही चीज मैं आपको बस याद दिला रहा हूँ, ठीक है। तो हम पहले एफ एक्सटर्नल निकालते थे, ओके, क्योंकि इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन इज डिफाइंड फॉर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ का कॉन्सेप्ट को यूज करके कि वो जो एक्सटर्नल फोर्स प्लेट जेट के ऊपर लगा रहा है, दैट मतलब अगला इस वाले डायग्राम में चलो, वो जो एक्सटर्नल फोर्स प्लेट नॉर्मल डायरेक्शन में एफ प्लेट, देखिए जो प्लेट फोर्स लगाएगा ये हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन में लगाएगा टू द प्लेट, ये बात ध्यान रखना, हमेशा 90 डिग्री, हमेशा। इस चीज का मैं यूज करूंगा अगले वाले केस में, जब प्लेट आपका इंक्लाइंड प्लेस कर दूंगा मैं वहां पर। तो ये हमेशा नॉर्मल टू द प्लेट ही फोर्स लगाएगा एफ प्लेट, हमेशा आप यही मान के चलो। तो ये एक्सटर्नल फोर्स है, दिस इज योर एक्सटर्नल फोर्स, ओके। लेकिन आपको निकालनी है एफ जेट, तो यहाँ पे हम इसको निकालते थे बाय डिफाइनिंग इम्पल्स फ्रॉम इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ का यूज करके हम ये बताते थे कि दिस एफ प्लेट इज नथिंग बट इट इज जस्ट इक्वल एंड अपोजिट टू एफ जेट। तो यहाँ से एक रिलेशनशिप आता था एफ पी इक्वल टू एफ, या फिर माइनस एफ पी इक्वल टू एफ जेट, है ना। तो जो एफ जेट हम अब लिखेंगे, एफ जेट का एक्सप्रेशन जब लिखेंगे, है ना, तो इसमें हम इनिशियल माइनस फाइनल चेंज ऑफ मोमेंटम लिखेंगे, नॉट फाइनल माइनस इनिशियल। छोटी छोटी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनिशियल माइनस फाइनल लिखेंगे, नॉट फाइनल माइनस इनिशियल, ये एक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब चलो हम मोमेंटम निकालते हैं। उसको निकालने से पहले और एक बात यहाँ पर सुन लो, इमेजिन कर लो, विजुअलाइज कर लो, सब लॉजिक्स को कनेक्ट कर लो, संजो के रखो, फिर जाके जब इक्वेशन अप्लाई करेंगे तब सब पकड़ में आएगा। मैंने एक चीज और बोला था, जब हम मोमेंटम इक्वेशन लगा रहे हैं तो यहाँ पे बेसिकली हम कहाँ पर लगाएंगे, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पर, मतलब एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे। इनिशियल पॉइंट आपका एंट्री हो गया, एग्जिट वाला हो गया पॉइंट 2, ठीक है। अब देखिए ये एक बात हो गई, इनिशियल पॉइंट किया, एग्जिट पॉइंट किया। दूसरी बात कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स निकालेंगे उसी डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हमको लिखनी होगी। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स निकाल रहे हैं उसी डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें लिखनी होगी। समझ में आ रहा है। तब जब हम ऐसा लिखेंगे तब हमें जाके फोर्स का वैल्यू निकल के आएगा, ओके। चलो एक एक करके निकालते हैं फोर्सेस। अब ये फोर्सेस का पिक्चर आपको क्लियर है ना। तो अब फोर्सेस को निकालते हैं। अब क्या ही उतना बहस करना, सीधा का सीधा मुद्दे पर आते हैं। फोर्सेस जो कि हमारा अल्टीमेट टारगेट है ना। तो हम सबसे पहले निकालेंगे एफ ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ एक्स क्या है माय डियर फ्रेंड्स, इट इज एफ एन, दिस इज द नॉर्मल फोर्स व्हाट द जेट इज अप्लाइंग ऑन द प्लेट, यही है ना। तो इसको निकालने का कॉन्सेप्ट क्या था,
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, यही होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन एट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। ठीक है, तो मैं ऐसा इसको ऐसा लिखता हूं यहां पे, कैसे लिखूंगा, एम एंट्री, मोमेंटम को मैं एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, माइनस एम एग्जिट बाई टी। ओके, मीन्स एम एट पॉइंट वन, एम मतलब ये मास फ्लो रेट नहीं समझ रहा, मोमेंटम एट पॉइंट वन माइनस मोमेंटम एट एग्जिट पॉइंट टू लोकेशन डिवाइडेड बाई टाइम, है ना, यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे अगर इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, करंट चली गई, अभी करंट चली गई, देखो, और गर्मी में और परेशान हो जाएंगे हम, करंट आने दो फिर इसको हम कंटिन्यू करते हैं। अरे बहुत अच्छा लॉजिक कनेक्टिविटी चल रहा था यार, करंट चली गई थी, हम कहीं नहीं गए, ये सब मेरा पूरा भीग गया है। ओके, देखिए मेरा कोई, चलो यार पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है, वो क्या है ना, हम जब मूड में आ जाते हैं तो आ ही जाते हैं बस। मैं तो अभी बिना लाइट का भी कंटिन्यू करने वाला था, वो तो करंट आ गया। ओके वेल ठीक है, तो देखिए अभी मेरे को पढ़ाने में पसीने नहीं छूट रही है, मौसम ऐसा है, गर्मी है, देखो। तो मैं कहाँ था, वहीं से कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ तक आप उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए होंगे। तो देखिए इसी को, जब मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मैंने बताया था आपको, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मास इंटू वेलोसिटी है मोमेंटम, तो ये बेसिकली आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये एम डॉट, ठीक है, एम डॉट इंटू वी वन, वी वन के आगे वेक्टर लगा देंगे, माइनस एम डॉट इंटू वी टू होगा, ऐसा इस फॉर्मेट में हमको इक्वेशन को लिखनी है ना। तो यही होगा, मतलब एम एंट्री माइनस एम एग्जिट का। तो चलो इसको लिखते हैं, इसको अब ये जो डायग्राम हमने डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो देखिए एफ ऑफ एक्स और एफ एन, है ना, क्या होगा, तो मैं लिख रहा हूं पहले एम एंट्री का, देखना एट पॉइंट वन, एट पॉइंट वन जो मोमेंटम है आपका, ठीक है, वो क्या है, एम डॉट वी वन, यही है क्या, एट एंट्री पॉइंट आपका यही मोमेंटम है, माइनस मोमेंटम एट फाइनल पॉइंट, मतलब एग्जिट पॉइंट। तो मोमेंटम एट एग्जिट पॉइंट क्या है, देखो ये हम किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, नॉर्मल डायरेक्शन में, नॉर्मल टू द प्लेट, ठीक है। तो हमें मास भी नॉर्मल टू द प्लेट चाहिए, ठीक है, एंड वेलोसिटी भी नॉर्मल टू द प्लेट चाहिए, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो मास, बेसिकली यहाँ पे मास इज स्केलर क्वांटिटी, मैंने पहले ही बता रखा है, मास क्या आपका स्केलर क्वांटिटी है दोस्तों, इसका कोई डायरेक्शन जनरली होता नहीं है। तो ये नॉर्मल टू दी प्लेट, टेंजेंशियल टू दी प्लेट, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, मास इज योर मास। नॉर्मल टू दी प्लेट, टेंजेंशियल टू दी प्लेट क्या चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होगी, उसका डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है। कैसे, देखिए अभी आपको समझ में आएगा। अब हम लिखेंगे, कहाँ पर लिखेंगे, एग्जिट पॉइंट पे। ये जो लिख रहा हूँ ना, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है, आप अच्छे से समझिएगा। एम एट एग्जिट पॉइंट मतलब पॉइंट टू पे, जो टोटल मोमेंटम है पॉइंट टू पे, मेन डायग्राम पे आते हैं, जो टोटल मोमेंटम है पॉइंट टू पे, ये क्या होगा, मोमेंटम एट, है ना, मोमेंटम एट दिस पॉइंट, है ना, ये वाला टिप, प्लस मोमेंटम एट दिस टिप, मोमेंटम एट, यहाँ पे दो टिप है कि नहीं, देखो ये प्लेट है, जेट आया डिफ्लेक्ट होके एक आधा इधर से निकल रहा है, आधा इधर से निकल रहा है, तो यहाँ पे एग्जिट पॉइंट पे दो टिप पॉइंट है, एक ये वाली टिप है, एक ये वाली टिप है। तो यहाँ पर मोमेंटम प्लस यहाँ पर मोमेंटम, दोनों मोमेंटम को जोड़ेंगे तब हमें मिलेगा मोमेंटम एट क्या, एग्जिट। समझ में आ रहा है, जब जोड़ेंगे तब हमें मिलेगा मोमेंटम एट एग्जिट। अब देखो, अब ध्यान देना, यहां हम निकाल रहे हैं नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स, कौन सा डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो हमें, मैंने क्या बोला, हमको वेलोसिटी भी एक्स डायरेक्शन में चाहिए होगी। अब सुनो बात, ये प्लेट है,
इमेजिन करना, सब कुछ वहीं पे डिपेंड, वहीं उसी पर है। ये प्लेट है, इससे जेट आई टकराई, जेट आके टकराई, फिर ये डिफ्लेक्ट होके ऐसे और ऐसे निकल रहा है। तो जो जो वाटर है वो डिफ्लेक्ट होके टेंजेंशियल टू द प्लेट निकल रहा है। वेलोसिटी आपका टेंजेंशियल टू द प्लेट है। तो क्या ये जो वेलोसिटी है, मतलब ये जो v2 वेलोसिटी यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिस वेलोसिटी आर नॉट टेंजेंशियल टू द प्लेट, इट इज टेंजेंशियल टू द प्लेट, है ना। ऐसे निकल रही है, मतलब प्लेट से सट के, प्लेट से चिपक के निकल रही है पानी, ओके, टेंजेंशियल टू द प्लेट। तो यहाँ पे मैं मोमेंटम निकाल रहा हूँ नॉर्मल डायरेक्शन में, मतलब क्योंकि मैं फोर्स निकाल रहा हूँ नॉर्मल डायरेक्शन में, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी मेरे को एट एग्जिट पॉइंट भी नॉर्मल डायरेक्शन में लेना होगा। ठीक है, अगर नॉर्मल डायरेक्शन में लेना है तो मेरे को नॉर्मल डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि मास एंड वेलोसिटी दो आइटम होते हैं। तो मास स्केलर क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड से मतलब, मेरे को डायरेक्शन से मतलब नहीं है। लेकिन डायरेक्शन से किससे मतलब है, मेरे को वेलोसिटी का डायरेक्शन से मतलब है। अगर नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स निकाल रहा हूं तो मेरे को नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चाहिए। तो देखो एट टिप पॉइंट 2, कहने का मतलब है, मैं ये पूछने का आपको कोशिश कर रहा हूं कि ये तो v2 जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, तो क्या इसका कोई नॉर्मल कंपोनेंट है इस वेलोसिटी का? नहीं, इस वेलोसिटी का नॉर्मल टू द प्लेट कोई भी कंपोनेंट है v2 का? नॉर्मल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी है क्या? दोनों टिप पे, नॉर्मल डायरेक्शन में दोनों टिप पे वेलोसिटी जीरो। v2 का कोई भी कंपोनेंट नॉर्मल डायरेक्शन में नहीं है, v2 का कोई भी कंपोनेंट नॉर्मल डायरेक्शन में नहीं है। ये जो v2 है ये एक्चुअली y डायरेक्शन में है ना। सो हम लिख रहे हैं चूंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन x डायरेक्शन विच इज योर नॉर्मल डायरेक्शन टू द प्लेट। समझ रहे हो, मतलब प्लेट के अंदर की ओर पानी आपकी जा रही है क्या फ्लो होके? नहीं, प्लेट के अंदर की ओर नहीं, प्लेट से चिपक के बाहर निकल जा रही है। सो नॉर्मल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं है। बात क्लियर आई, समझ आई, है ना। तो मतलब y डायरेक्शन में है, टेंजेंशियल डायरेक्शन, लेकिन नॉर्मल डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए, तो मोमेंटम इक्वेशन को उधर कंप्लीट करते हैं आगे चल के। ये बात यहां तक क्लियर आई, समझ में आई। सो मैं लिखूंगा एग्जिट पॉइंट पे मोमेंटम। तो एग्जिट पॉइंट पे मोमेंटम क्या बोला मैंने? दोनों टिप पर मोमेंटम का सम कर दीजिए। ठीक है, दोनों टिप पर मोमेंटम का सम कर दीजिए। तो m डॉट बाई 2 इंटू v2, या फिर v2 की जगह v2x लिख देता हूं। ठीक है, v2x लिख दिया एक टिप पे, प्लस m डॉट बाई 2 इंटू v2x, ये हो गया, मैंने लिख दिया दूसरे टिप के ऊपर, है ना। ये v2x इसको मैं डायग्राम के ऊपर भी शो करवा देता हूं, तो आपको बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया v2x, सिमिलरली यहां हो गया v2x। समझ में आया बात? v2x। ठीक है, तो ये जो v2x है, इनके वैल्यूज तो जीरो है। इनकी वैल्यूज क्या है? इनकी वैल्यूज जीरो है। सो f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ n विल बी इक्वल टू, अगर सिंप्लीफाई करो तो m डॉट v1, ठीक है, माइनस m डॉट बाई 2 इंटू जीरो, प्लस m डॉट बाई 2 इंटू जीरो। मतलब फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिल गया? m डॉट v1। अब ये m डॉट को हम कैसे लिख सकते हैं? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू डिस्चार्ज q इंटू v1, रो क्यू लिख सकते हैं। फिर ये q को कैसे लिख सकते हैं? एरिया इंटू वेलोसिटी, तो रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। अब ये कौन सा वेलोसिटी लेंगे? v1 वेलोसिटी इंटू v1 वेलोसिटी। तो क्या ये f ऑफ x या f ऑफ n इक्वल टू रो एरिया इंटू v1 स्क्वायर नहीं हो जा रहा है? रो ए v1 स्क्वायर, यहाँ पे एरिया कौन सा? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द जेट। कैसे निकालोगे? जो नोजल का डायमीटर होगा, है ना, उसी डायमीटर का जेट बाहर निकल रहा है, तो जेट का भी डायमीटर d। तो नोजल का डायमीटर पता मालूम होगा हमको, तो जेट का डायमीटर भी हमको मालूम हो जाएगा, तो उस सिलेंड्रिकल शेप का है। तो एरिया ऑफ जेट क्या हो जाएगा? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ जेट π/4d स्क्वायर निकल जाएगा। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मालूम, वेलोसिटी ऑफ फ्लो v1 मालूम,
तो क्या आप फोर्स जो ये जेट लगा रही है प्लेट के ऊपर माय डियर फ्रेंड्स, अब नहीं निकालोगे, अब वो निकल जाएगा। तो ये कौन सा फोर्स निकला? नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स निकला, एफ ऑफ एक्स, है ना। कौन सा निकला? नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स निकला, पहला वाला फोर्स, फोर्स इन नॉर्मल डायरेक्शन टू द प्लेट, जो जेट आपका लगा रहा है ना। और इसमें हमने क्या कंसिडर किया? एम इनिशियल माइनस फाइनल वाला कॉन्सेप्ट को यूज किया। इनिशियल मतलब एंट्री माइनस फाइनल, समझ में आ रहा है? एंट्री माइनस एग्जिट, ठीक है, मतलब पॉइंट 1 माइनस पॉइंट 2। ओके, तो ये हमने निकाला अभी किस डायरेक्शन में? ये हमने निकाला अभी नॉर्मल टू दी प्लेट। अब दूसरा भी तो डायरेक्शन मैंने बताया था, इसको ब्रैकेट में लिख लो। किसको? ये वाला एक्सप्रेशन जो फाइनली निकल के आया, इसको ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए। दिस इज योर इक्वेशन 1 मान के चलो। दूसरा भी तो डायरेक्शन है। अब दूसरा डायरेक्शन क्या है? फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। सेकेंड, एफ इन वाई डायरेक्शन, या फिर आप इसको सिंपली फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन कह सकते हैं, एफ इन टी डायरेक्शन। मतलब ये जो प्लेट है, जो जेट ऑफ वाटर यहाँ से डिफ्लेक्ट करके टेंजेंशियल डायरेक्शन में जा रही है, हो सकता है कुछ फोर्स इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी लग रहा हो। अगर है तो क्या है, उसको निकाल लेंगे। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन करेंगे मतलब वाई डायरेक्शन में मेरे को फोर्स निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? सेम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन लगाऊंगा एट एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट, उन दोनों का डिफरेंस निकाल लूंगा, है ना। तो इक्वल टू क्या? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट इन वाई डायरेक्शन मेरे को लगानी है। इसको मैं लिख देता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम एट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, rate of change of linear momentum between entry and exit point, between entry and exit point in y direction, इतनी सी इतना बात है, यही हमको करना है। तो देखो चलो, सबसे पहले पॉइंट 1 पे बात करते हैं, एंट्री पॉइंट पे वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखिए m डॉट मास आया विथ वेलोसिटी कितना? वाई डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी है जेट का, देखो ये जेट है, एंट्री पॉइंट यहाँ पे, तो ये फ्लो आई v1 वेलोसिटी के साथ, फ्लो यहाँ पे टकराई। तो पॉइंट 1 पे कोई भी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है क्या? नहीं, कोई भी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है। पॉइंट 1 पे जो फ्लो का वेलोसिटी है वो आपका नॉर्मल टू दी प्लेट ही था, एक्स डायरेक्शन में ही है, वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है इस केस में, है ना। ये फ्लैट प्लेट जो इस तरह से वर्टिकल फ्लैट प्लेट प्लेस्ड है यहाँ पे, इस केस में वाई डायरेक्शन में पॉइंट 1 पे कोई भी वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं है ना। तो m डॉट इन टू मैं क्या लिखूंगा? 0। ये हो गया एंट्री पर, माइनस एग्जिट पे आप लिखेंगे, एग्जिट के ऊपर लिखेंगे। एग्जिट के ऊपर लिखने का मतलब क्या है? सम ऑफ मोमेंटम एट बोथ दी टिप्स, मतलब दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, सम ऑफ मोमेंटम ऑफ बोथ दी टिप्स, वो होगा मोमेंटम एट एग्जिट पॉइंट, ठीक है, वो हमको लिखना है। तो ये हम लिख रहे हैं किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में, मतलब इसी डायरेक्शन में, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लिखने के लिए समझिए, चलिए वो पहला वाला डायग्राम पे ही चलते हैं। तो देखो फिर से इमेजिन करना, जेट है, प्लेट से आई, टकराई, टेंजेंशियल डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट किया, ऐसा और ऐसा, और v2 वेलोसिटी के साथ जेट एग्जिट कर जा रही है इस प्लेट से, है ना। तो मान लो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, ये वाला जो डायरेक्शन है, ओके, इसको मैं पॉजिटिव मान लेता हूं। तो ये वाला डायरेक्शन मेरा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जस्ट अपोजिट है ना। इधर सोचो ना, प्लेट है, जेट टकराया, इधर से पानी फ्लो करके निकली, इधर से पानी फ्लो करके निकली, क्या दोनों अपोजिट फ्लो करके निकल रहे हैं? तो वेलोसिटी क्या अपोजिट टू ईच अदर है,
कितना कितना पानी निकल रहा है, m/2 पानी विथ v2 वेलोसिटी इधर निकल जा रहा है, m/2 पानी विथ v2 वेलोसिटी उधर निकल जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में निकल जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुए हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं अब यहाँ पे इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं, देखो m डॉट, ठीक है, मैं पहले लिखता हूं पॉजिटिव वाला, m डॉट बाई 2 इंटू v2। अब देखिए y डायरेक्शन में एट एग्जिट पॉइंट v2 का वैल्यू 0 नहीं है, v2 का कुछ ना कुछ वैल्यू है, और वो वैल्यू क्या है, अगर यहाँ पे प्लेट मैंने स्मूथ कंसिडर किया है तो वो वैल्यू v1 के बराबर का है, याद है? ठीक है, v2 का वैल्यू आप बोलोगे सर कैसे निकाले, प्लेट स्मूथ कंसिडर कर लिया तो वो वैल्यू कितना है, जिस वैल्यू से जेट आके टकरा रही थी वही वेलोसिटी का वैल्यू इन पॉइंट पे है। समझ में आ रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन हेड लॉस, जब फ्रिक्शन हेड लॉस, देखो यहाँ पे फ्रिक्शन होने का चांसेस है ना, क्योंकि जब टेंजेंशियल डायरेक्शन में आपको पानी फ्लो कर रहा है तो वो पानी प्लेट के ऊपर से फ्लो कर रही है ना, घिस के फ्लो कर रही है ना, तो प्लेट के बीच में और पानी के बीच में दो अलग अलग बाउंड्रीज हो गए है ना, दो अलग अलग मटेरियल हो गए, तो फ्रिक्शन के कारण हेड लॉस हो सकता है। अगर प्लेट का सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन के कारण हेड लॉस नहीं होगा, अगर फ्रिक्शन के कारण हेड लॉस नहीं होगा तो क्या वेलोसिटी v1 विल बी नॉट इक्वल टू v2, इक्वल होगा ना। ठीक है, कॉन्सेप्ट लॉजिक क्लियर। अब देखो यार, तो m डॉट बाई 2 इंटू v2 हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में पहले लिख दिया, हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में लिख दिया, प्लस m सम बोल रहा हूं मैं, बार बार क्या बोल रहा हूं, जो एग्जिट पॉइंट पे मोमेंटम निकालोगे इट विल बी सम ऑफ मोमेंटम एट दिस टिप प्लस दिस टिप। ठीक है, तो इसलिए मैंने बीच में यहाँ पे प्लस लिखा, प्लस m डॉट बाई 2 इंटू माइनस v2 मैं लिख सकता हूं नेगेटिव डायरेक्शन के लिए। इक्वेशन कैसे लिखा रहा है समझ में आ रहा है, इमेजिन हो रहा है सब कुछ। ठीक है, तो फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो जीरो हो ही गया था पहले ही, माइनस ये देखिए ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट टर्म्स है, दोनों कैंसिल होकर जीरो हो जाएंगे, तो क्या fy या फिर ft का वैल्यू अल्टीमेटली आपको जीरो ही मिलना है, fy या ft का वैल्यू अल्टीमेटली आपको जीरो मिलना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट। यहाँ से फिर अलग अलग कॉन्सेप्ट से हमारा मतलब बहुत अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, कि अभी ये रिजल्ट क्या है कि कोई स्टेशनरी फ्लैट प्लेट है, अगर कोई स्टेशनरी फ्लैट प्लेट है, ठीक है, तो उस प्लेट के ऊपर टेंजेंशियल डायरेक्शन में कभी भी फोर्स नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, चाहे वो प्लेट आपका फिक्स्ड हो या प्लेट आपका मूव कर रहा है ना। केसेस ध्यान रखना कौन कौन से केसेस में, चाहे वो आपका प्लेट फिक्स्ड है या मूव कर रहा है या फिर इंक्लाइंड है, इन सभी केसेस में टेंजेंशियल डायरेक्शन में प्लेट के ऊपर फोर्स नहीं होगा। इन केस ऑफ फ्लैट प्लेट ओनली, कर्व प्लेट पे होगा, मतलब इस तरह का जो प्लेट होगा ना, ऐसा इसको कहेंगे कर्व प्लेट, इसके ऊपर होगा, वो हम निकालेंगे, उसके ऊपर क्या उसका सीन देखेंगे बाद में, होगा नहीं होगा क्या होगा छोड़ दो भूल जाओ। लेकिन अभी हम फ्लैट प्लेट का एनालिसिस कर रहे थे, तो फ्लैट प्लेट के ऊपर टेंजेंशियल डायरेक्शन में नहीं होगा इन डिफरेंट केसेस। कौन कौन सा केसेस, फ्लैट प्लेट आपका मान लो फिक्स्ड है तो नहीं हो रहा है, जो हमने सॉल्व किया उसमें जीरो निकल गया। मान लो यही फ्लैट प्लेट फिक्स्ड है लेकिन इंक्लाइंड है तो भी नहीं होगा, है ना। यही फ्लैट प्लेट मूविंग है तो भी नहीं होगा, ओके। यही इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट मूविंग है तो भी नहीं होगा, चाहे स्टेशनरी हो मूविंग हो कुछ भी हो, फ्लैट प्लेट के ऊपर टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स विल बी जीरो। क्लियर, ये लिखिए फिर नोट लिखवाता हूँ। सो लिखिए, नोट बना के लिखिए, व्हेन जेट स्ट्राइक ओवर ए फ्लैट प्लेट, कॉमा लेट इट बी फिक्स्ड और मूविंग, कॉमा वर्टिकल और इंक्लाइंड, कॉमा देयर विल बी नो फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन।
दैट इज एफ टी विल बी इक्वल टू 0, है ना। आप जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन टेंजेंशियल डायरेक्शन अप्लाई करोगे, इसके कारण जो फोर्स निकल के आएगा, मतलब जेट टेंजेंशियल डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं लगा रही होगी, वो हमेशा 0 होगी, है ना। टेंजेंशियल डायरेक्शन में आपकी फोर्स हमेशा 0 होगी, कॉमा ओनली वी गेट फोर्स इन डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेट, डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेट। ठीक है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। आगे जो एक केस में बताऊंगा उसमें हो सकता है कि इस कॉन्सेप्ट को यूज करने में आपका कंफ्यूजन हो, लेकिन वहां पे मैं क्लियर कर दूंगा। इंक्लाइंड प्लेट का जब केस हम करेंगे तो वहां पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि देखो इंक्लाइंड प्लेट होगा इस तरह से, इंक्लाइनेशन इस तरह से नहीं होता है, ऐसा वैसा नहीं, ऐसा इंक्लाइंड होगा। ठीक है, अभी जो प्लेट थी फ्लैट प्लेट वर्टिकली प्लेस था, अब इसको मैं थोड़ा इंक्लाइन कर दूंगा, या फिर ऐसा मान लो ऐसा इंक्लाइन कर दिया। अब जो जेट आ रही है टकरा रही है ऐसे, तो जेट डायरेक्टली मतलब 90 डिग्री पे नहीं टकरा रही है, प्लेट का जो प्लेन है उससे 90 डिग्री पे नहीं, बल्कि प्लेट के प्लेन से एक थीटा एंगल पे जेट आके टकरा रही है। फिर पानी आपका डिफ्लेक्ट हो रहा है इधर और इधर, समझ में आएगा? ठीक है, वो कंडीशन बनाएंगे। तो जब ये ठीक जेट जो है, जेट ही कोई एक थीटा एंगल बना के इस इंक्लाइंड प्लेट को टकरा रही है ना, टक्कर दे रही है, तब ऐसे केसेस में क्या होगा कि जब हम फोर्स निकालेंगे तो नॉर्मल कंपोनेंट एक आएगा और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा, है ना। तो वो बेसिकली हम नॉर्मल फोर्स ही निकाल रहे हैं, उसका ही टेंजेंशियल एंड उसका ही नॉर्मल कंपोनेंट आएगा। समझ में आ रही है बात? हम एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स निकालेंगे उसी का 2 कंपोनेंट हो जाएगा, एक नॉर्मल, एक वाई डायरेक्शन में एक फोर्स आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जब आप रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम लगाओगे ना, तो वहां पे 0 ही होगा, वो 0 ही है, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स आपका जेट नहीं लगा रहा है। समझिए बात को, अलग अलग चीजें होंगे वहां पे, है ना। नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स निकल रही है, उसको रिजॉल्व कर रहे हो टेंजेंशियल डायरेक्शन में, वो अलग चीज है। वो तो नॉर्मल डायरेक्शन में ही फोर्स लगा रहा है, जेट उसी पॉइंट पे लगा रहा है जैसे एक्ट कर रहा है, उसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स जेट नहीं लगा रहा है आपका। ओके, तो यहाँ पे ये बात है कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में जेट आपका कोई फोर्स नहीं लगाएगा। ये अगला वाला केस जब हम समझाएंगे ना, तो उसमें बहुत क्लियर कट इमेजिनेशन हो जाएगी। ओके, घबराने वाली कोई बात नहीं है। वेल, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, अगर आपको हाइड्रोलिक मशीन सीखनी है, अगर ये वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, देखिए अलग अलग टीचर्स का, अलग अलग लोगों का एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अलग अलग होता है, हमारा ऐसा ही है, तो हम ऐसे ही मेंटेन करके अपना एक्सप्लेनेशन चलेंगे। ठीक है, हमारा यही तरीका रहता है, देसी तरीका एकदम। ओके, तो अगर आपको समझ में आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि आप सीख पाओगे हमारे थ्रू से, देन you can enroll into our complete hydraulic machine subject at ₹499 only. This is the fee for hydraulic machine. आपको एनरोल करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसमें जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और मैसेज करिए कि सर आई वांट टू एनरोल इनटू हाइड्रोलिक मशीन कंप्लीट लेक्चर सीरीज, देन आई विल मेक योर एनरोलमेंट। ओके, फी आप मुझे बुरा भला कहने से कुछ नहीं होगा, देख ही रहे हैं कितना मेहनत लगती है इन चीज़ों को बनाने में। ओके, एसी नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग, 0। और उसके ऊपर से मैं कोई ऑब्जेक्टिव वाला खेल नहीं कर रहा हूँ। आप देखिएगा इतना ही कॉन्सेप्ट जितना मैं आपसे बता दिया ना, बहुत सारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ऐसे ही। बस चीज़ों को ध्यान से सुननी है, समझनी है। ओके, एक पॉइंट, एक कॉन्सेप्ट मैं सोच रहा हूँ और आपको बता ही दूँ। देखो यहाँ पे जब हम वाई डायरेक्शन में, ठीक है, कौन सा डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में या फिर वाई डायरेक्शन में जब हम फोर्स निकाल रहे थे, लगा रहे थे, निकाल रहे थे, तब वहां पे देखिए क्या हुआ। देखो हम वाई डायरेक्शन में हम ऐसे देख रहे थे, यहाँ पे देखो सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में आपका एक जेट आया विद v1 वेलोसिटी, है ना, एंट्री पॉइंट, ये पॉइंट 1 पे टकराई, फिर जेट डिफ्लेक्ट हुई और v2 वेलोसिटी के साथ, है ना, एग्जिट कर गई, इधर v2 वेलोसिटी के साथ एग्जिट कर गई, फिर इधर v2 वेलोसिटी के साथ ये ऐसे बाहर निकल गई।
एक डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव कंसिडर कर लिया था तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली नेगेटिव डायरेक्शन हो गया। समझ रहे हैं? ये लाइन डायग्राम की मदद से मैं आपको और बेसिक कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए, एफ ऑफ एक्स को निकालने के लिए हम एक्स डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालें, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब हम एक्स डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लगा रहे थे, ठीक है, यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को ये करने दीजिए, इस वाले डायग्राम को भी बना के रखिए, ये भी आपका बहुत अच्छा आइडिया आपको दे देगा। जब हम एक्स डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लगा रहे थे तो यहाँ पे हम देखें कि एट एंट्री पॉइंट पॉइंट 1 है ना, ये जो जेट आ रही है, ये जो जेट आ रही है इसका एक्स डायरेक्शन में मतलब नॉर्मल डायरेक्शन में, नॉर्मल टू द प्लेट वेलोसिटी है v1, लेकिन ठीक है यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन में है वेलोसिटी v1, लेकिन एट एग्जिट पॉइंट, दिस आर एग्जिट पॉइंट पॉइंट 2 यहाँ पे नॉर्मल टू द प्लेट के डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। समझ में आ रहा है? हम एक्स डायरेक्शन में बात कर रहे हैं ना, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हम देखते हैं। तो यहाँ पे v2x, ये v2x, दीज आर जीरो, इस केस में ये हुआ था, ठीक है, पिक्चर क्लियर। तो ये सारे कंडीशंस को यूज करके हम निकालें। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं किस डायरेक्शन में, अगर हम वाई डायरेक्शन में जब हम फोर्स निकाल रहे थे टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक है, जब हम टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे, निकाल रहे थे, तो हम वाई डायरेक्शन में ही, ये मान लो आपका वाई डायरेक्शन है, दिस इज योर वाई डायरेक्शन, ठीक है, वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लिख रहे थे। तो एट पॉइंट 1 मतलब एंट्री पॉइंट पे कौन सा जेट आ रहा है? ये वाला जेट आ रहा है। तो इस वाले जेट का वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी कंपोनेंट है क्या? नहीं है। कहने का मतलब वाई डायरेक्शन तो ये वाला डायरेक्शन होगा ना, है ना। तो इस डायरेक्शन में v1 y कुछ है क्या यहाँ पर? नहीं, v1 y यहाँ पे जीरो है। वाई डायरेक्शन में कोई भी इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं है। इसका जो भी वेलोसिटी है वो x डायरेक्शन में है। क्या है वो? v1, जो कि है नॉर्मल टू दी प्लेट। y डायरेक्शन में इसका कोई भी वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं निकलता है। समझ रहे हैं? इसलिए v1 y इक्वल टू हमने जीरो कंसिडर किया। और यहाँ पे v2 तो है ही, v2 तो है ही, वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही है। समझ गए? तो इस कंसेप्ट को अगेन यूज करके हमने मोमेंटम इक्वेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमने लिखा एट एंट्री पॉइंट पॉइंट 1 एंड एग्जिट पॉइंट पॉइंट 2, है ना। फिर यहाँ से हमें फोर्सेस निकल के आई। ओके, इस तरह से हम बेसिक वे में हम मोमेंटम इक्वेशंस को अप्लाई करते हैं। तो ये पहला केस था, इसलिए थोड़ा अच्छे से डिटेल वे में हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको मालूम है, मैं बस बोलते रहूँगा, लिखते रहूँगा, इमेजिन करवा दूंगा, इक्वेशन लिख दूंगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस है ना। अब इमेजिन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये सब चीज़ सब कुछ समझ में आ रही होगी आपको, नॉर्मल है ना, नॉर्मल टू एक्स वाई, ये सब समझ में आ रहा होगा। ओके, गुड लक।